हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड ये जो है 2024 का इंग्लिश का जो है क्लास 12 का 316 EA इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2024 में आया है पेपर और इसके पहले मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ 316 EA के पहले वाला सेट जो है वो 316 DB था। तो 316 DB वाला सेट नहीं हल किए हूँ तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी सेट आए हैं 6-7 सेट जो हैं सबको मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा, इसलिए आप चैनल पे सबको आप एक साथ देख सकते हैं बाद में। और कंप्लीट तैयारी आपको एग्ज़ाम से पहले आपको कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और इसके अलावा इंटर के अलावा किसी अन्य तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर, ये इंटर का सबके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए आप तो इस पेपर में मैं ग्रामर का पूरा कंप्लीट जो है सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद जो है जो क्वेश्चन लिटरेचर के हैं तो उसको अलग से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी समय को नष्ट करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज है, तो मैं इसको अनसीन पैसेज को क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ मैं वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। वाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, परहैप्स बिकॉज चांस प्लेस सच अ ग्रेट पार्ट इन देम। द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक ए लॉटरी, uncertain, undependable. The element of uncertainty and surprise is bound to shake the most confident examinee. Sometimes our nervousness is so great that we seem to forget our best prepared lessons before the examination. We feel sure of doing well, but once the question paper is before us, our mind becomes perfectly blank. We fail to recall our most memorized lessons. Some candidates even faint in the examination hall. The question paper is springs a complete surprise. None of the sure hints over which we have spent days and nights appear in the examination. On the contrary, just those very topics which we left out as unimportant and unexpected stare us in the face. In geography, we prepared the map of Europe, but we are required to draw a freehand map of Asia, and the question is compulsory. Sure the facts and their friend, the examiner have played cruel joke upon us. तो ये था क्वेश्चन पेपर, मैं पढ़ भी दिया। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ के फटाक से आंसर बता दे रहे हैं उसको। तो वाई आर एग्जामिनेशंस कंसिडर टू बी ए टेरर, परीक्षाओं को क्यों टेरर माने आतंक क्यों समझा जाता है, तो इसका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस आर कंसिडर टू बी ए टेरर, इसका आंसर कहाँ से है मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपको हल करने का तरीका अगर गहराई से जानना हो तो इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिए 316 DB वाले में, जिसमें मैं कंप्लीट जो है आपको डिटेल में बताया हूँ इसके तरीके। तो एग्जामिनेशन को टेरर क्यों समझा था, तो आपको करना क्या है कि द एग्जामिनेशंस आर कंसिडर टू बी ए टेरर, यहाँ से प्रश्न से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से आंसर आपको जोड़ना है बिफोर द एग्जाम से। यहाँ देखिए क्योंकि क्यों आतंक समझ आता है, क्योंकि देखिए बता के बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले वी फील श्योर ऑफ डूइंग वेल, हम करने के लिए बहुत अच्छा निश्चित ढंग से महसूस करते हैं कि हम अच्छा कर लेंगे। बट वंस द क्वेश्चन पेपर इज बिफोर अस, लेकिन एक बार प्रश्न पत्र हमारे सामने आ जाता था और माइंड बिकम्स परफेक्टली ब्लैंक, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता था। यही कारण है कि हमको आतंक लगता है, डर लगता है। तो पहले का आंसर आपको यहाँ से बिफोर से ब्लैंक तक आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है वाई डज द चांस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस, परीक्षा में मौका क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो आपको कर देना है कि द चांस प्ले डज हट जाएगा, हाउ डज तो प्ले में हो जाएगा, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशंस, निभाता है बता दीजिए कि। फिर उसके बाद आपको आयज करके लिखना, आयज मैंने क्यों किया जैसा कि, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपको तब उसके बाद जोड़ना है चांस प्ले वाला। देखिए यहाँ शुरुआत में चांस प्ले के बाद जो है ये वाली लाइन जो है लिखना है कैसे निभाता, तो यहाँ से इसका आंसर है दूसरे का आंसर। उसके बाद आपको यहाँ से लिख देना है द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक ए लॉटरी, एग्जामिनेशन पेपर प्रश्न पत्र लॉटरी के समान होता है। अनसर्टेन अनिश्चित होता है, अनडिपेंडेबल, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया सकते वो ऐसा होता है। तो यहाँ तक अनडिपेंडेबल तक आपको लिख देना है तो एग्जामिनेशन पेपर। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। चलिए तीसरा का आंसर हम देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू द फेट्स एंड एग्जामिनर प्ले, भाग्य और एग्जामिनर माने एग्जामिनर जो परीक्षक होते हैं वो कैसे प्ले माने निभाते हैं क्रूएल जोक माने क्रूएल माने निर्दयी जोक माने मजाक अपॉन द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों पर। मतलब कुल मिला के ये कि
भाग्य और परीक्षक जो है विद्यार्थियों पर निर्दयी मजाक की भूमिका कैसे निभाते हैं। तो देखिए इसमें आप इसका आंसर आपको लिख देना है कि द फेट्स एंड द एग्जामिनेशन प्ले ए क्रूअल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स, इतना आपको लिख देना। उसके बाद एज लिख देना है, ठीक है। एज में से होता है जैसा कि या क्योंकि होता है। उसके बाद इसका आंसर यहाँ से देखिए मिलेगा, क्रूअल जोक वाला। आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ से नन से इसका आंसर है। नन ऑफ द मतलब बता दें कि भाग्य और परीक्षक निर्दयी की भूमिका निभाते हैं, क्रूर भूमिका निभाते हैं। कैसे? नन ऑफ द श्योर, जैसे कि नन ऑफ द श्योर हिंट्स, मतलब कोई भी निश्चित हिंट नहीं, संकेत नहीं मिलता है ओवर इट जिस पर वी हैव स्पेंट डेज एंड नाइट्स अपीयर इन द एग्जामिनेशन, जो परीक्षा में दिखाई पड़े उसके लिए, जिसके लिए हम दिन रात बिताए रहते हैं, मतलब समय दिए रहते हैं। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत जस्ट दोज वेरी टॉपिक्स, ठीक वे टॉपिक्स जो है विच वी लेफ्ट आउट अनइम्पॉर्टेंट एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम महत्वहीन कह दो या अमहत्वपूर्ण और अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना करते हैं, ऐसा हम समझे रहते हैं, समझ कर लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। स्टेयरस इन द फेस, हमारे सामने वो स्टेयरस मतलब टकटकी लगा के देखते हैं, मतलब आ जाते हैं पेपर में। तो ये चीज़ है। तो मतलब ये इस तरह से हम क्रूर भूमिका निभाते हैं भाग्य, क्योंकि हम जो सोचते हैं कि नहीं आएगा तो आ जाता है, और जो निश्चित रूप से जिस पर समय बिताते हैं वो नहीं आता, तो इस तरह से वो मजाक साबित होते हैं। तो इस तरह से नन से लेकर फेस तक जो है आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, कुछ विद्यार्थी क्यों परीक्षा में नर्वस माने परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो देखिए तो आपको कह देना कि सम स्टूडेंट्स गेट नर्वस इन द एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको बिकॉज कर देना है, घबरा जाते हैं बिकॉज, ठीक है ना, क्योंकि। तो बिकॉज के बाद आपको BECAUC बिकॉज करके आपको लिख देना है। इसका आंसर चौथे का हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखना है इसका आंसर चौथा, द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सरप्राइज, अनिश्चितता और आश्चर्य के तत्व, इज बाउंड टू शेक द मोस्ट कॉन्फिडेंट, इज बाउंड माने स्वाभाविक होता है ये, टू शेक द माने हिला देना, डगमगा देना, द मोस्ट कॉन्फिडेंट विद्यार्थी, अत्यधिक विश्वास पात्र विद्यार्थी को, जो विश्वास करने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको भी डगमगा देते हैं, किस अनिश्चितता के तत्व और आश्चर्य जो है डगमगा देते हैं। तो अब इसके बाद देखिए ना, इसके बाद ये लिखा गया समटाइम्स और नर्वसनेस हो गई, कभी कभी तो हमारी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब ये घबराहट के कारण यही हैं। तो इसके बाद इसका डिटेल बताया गया, तो ये आपको नहीं लिखना कि क्यों कारण पूछा, क्यों जो है नर्वसनेस में हो जाते हैं, तो उसका कारण यही ऊपर है। उसके बाद इसका व्याख्या किया गया, ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो, क्योंकि ये कारण मेन यही है। चौथे का आंसर आपको द एलिमेंट से लेकर एग्जाम तक लिख देना। तो उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ड पॉज से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स एम्प्टी, पैसेज से एक ऐसे शब्द को पता लगा जिसका अर्थ मतलब होता है खाली। तो सिनोनिम्स आपको पैसेज से बता देना। तो पैसेज में जब पढ़ेंगे आप, तो यहाँ देखिए परफेक्टली ब्लैंक, ब्लैंक माने होता है खाली, तो आपको ब्लैंक लिख देना है। एम्प्टी का मीन्स ब्लैंक ऐसे लिख देना आपको, BLAN के किताब में है, पेपर में आपको। तो आपको देना कि ब्लैंक मीन्स एम्प्टी ऐसे लिख देना। फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ टोटली फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपको टोटली का जो है सिनोनिम्स पता, टोटली माने पूरी तरह से। तो देखिए ब्लैंक के पहले आया एक शब्द परफेक्टली, तो परफेक्टली मीन्स टोटली हो जाएगा, तो परफेक्टली हो जाएगा इसका सिनोनिम्स टोटली का, पूरी तरह से। अगर कम्प्लीटली आया होता तो कम्प्लीटली भी हम लिख सकते थे, तो ठीक है। तो कंप्लीट तो आया है, देखिए कंप्लीटली नहीं है, परफेक्टली मतलब आपको खुद ही मिल जा रहा है, तो आप परफेक्टली लिख दीजिए। तो परफेक्टली कम्प्लीटली दो होते हैं, तो पैसेज में आपको परफेक्टली मिल रहा है, तो परफेक्टली लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें एक और है, कह रहे हैं कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल, पैसेज से एक और मतलब बताना कि यह ऑप्शनल माने होता है, ऐच्छिक होता है, मतलब जो हमारे ऊपर हम छोड़ भी सकते हैं, चुन सकते हैं, तो ऑप्शनल। और इसका अपोजिट बताना है, अपोजिट या एंटानिम्स से की चीज़ें, एंटानिम्स बता देना। तो देखिए आपको आप इसका ऑप्शनल का अपोजिट आपको यहाँ पैसेज मिल जाएगा कंपलसरीली। कंपलसरी माने होता है अनिवार्य, इसे कहते हैं ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और ऑप्शनल रहता है तो भाई छोड़ भी सकते हैं, ऐसे एज करो या बी करो, ऐसे 3 में 2 करो। तो आपको इस तरह से पैसेज से आपको 3 क्वेश्चन आपको वर्ड पावर बेस्ड थे, तो इस तरह से आपको ये कर देने थे। तो चलिए अब आगे आपको देख लेते हैं फटाफट कि आपका आंसर पैसेज हो गया। अब सेक्शन बी पे आ जाता है। सेक्शन बी में देखिए राइटिंग है, पहला निबंध लिखना है 100 से 150 वर्ड में। 3 टॉपिक यहाँ दिए गए हैं, 3 में से किसी एक पर लिखना है आपको। पहला है द पोल्यूशन स्प्रेड बाय द व्हीकुलर ट्रैफिक, जो वाहन के यातायात के जो गाड़ियाँ हैं, जो वाहन हैं, उसके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है तो उसके ऊपर लिखना है, इनकी पोल्यूशन के बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट निबंध था, ये सब हम पहले से भी चैनल पर अपलोडेड हैं।
हाउ कैन म्यूज़िक इफ़ेक्ट हारमोनी एंड बोन होमी इन द सोसाइटी। तो ये म्यूज़िक कैसे प्रभावित करता है, तो इसके बारे में म्यूज़िक के ऊपर लिखना। हाउ डज द डाइट डिसाइड, डाइट कैसे डिसाइड किया जाएगा, वेदर वन इज़ हेल्थी और नॉट, कि व्यक्ति जो है स्वस्थ है या नहीं, ये डाइट के द्वारा कैसे निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से इन तीनों में से किसी एक पर लिखना है, तो आपको जो भी सरल लगे आप लिख सकते हैं। तो बाद में सेपरेट वीडियो में आपको मैं जो डिटेल है तो उसके बारे में मिलेगा। अभी आपको जो है ग्रामर जो ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि सेपरेट वीडियो इस पर बनाई जा सकती है लेंदी टॉपिक। उसके बाद एप्लीकेशन निबंध ये सब आपको इंपॉर्टेंट जो रहेंगे मैं चैनल पे अपलोड किया भी हूँ और आगे और भी करवा दूँगा जो इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप क्लास 12 के एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, पूरा ग्रामर आप पढ़ सकते हैं। आगे है राइट ए लेटर टू द बुक सेलर हु हैज़ सेंट यू बाय द पोस्ट बुक अदर दैन द वन ऑर्डर टू यू। तो यहाँ आपको लेटर लिखना है बुक सेलर को जिसने आपको पोस्ट किया है, मतलब बुक भेजा है जो भी आप ऑर्डर किए हैं, इसके बारे में लिखना है। या फिर राइट लेटर टू एडिटर, एडिटर को आपको लिख देना नेशनल डेली राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखना है टू रजिस्टर योर ग्रीवांस, आपकी शिकायत को रजिस्टर करें, दर्ज करें, ताकि ग्रीवेंस माने शिकायत या तकलीफ़ होती है जो आपके कष्ट हैं तो उसको रजिस्टर करें, आपको दिक्कतें जो हुई हैं। अगेंस्ट द केयरलेसनेस माने क्रूरता के विरुद्ध ऑफ द लोकल पब्लिक स्टेशन रिगार्डिंग ए रॉबरी इन द नेबरहुड, मतलब पड़ोस में जो है रॉबरी माने डकैती के बारे में जो है जो थाने में स्थानीय छात्र में पोलिंग स्टेशन माने जो ये थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन उसको कहते हैं थाना, थाने में जो है निर्दयता हुई है, अब इन्हें आपकी सुनवाई कम हुई है तो इसके लूटपाट हो गई है, लेकिन आप थाने में शिकायत की है, उसके बारे में सुनवाई कम हुई तो उसके बारे में आप राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिख के उसको निकलवाइए बात को, तो इसके बारे में लिखना है। तो नेशनल ये एडिटर के ऊपर इंपॉर्टेंट ही रहता है, एक आ ही जाता है, एक आप याद किए तो उससे रिलेटेड बना के आप लिख सकते हैं। तो चलिए आप सेक्शन सी देख लेते हैं ग्रामर। तो एडिटर के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपको बनी है चैनल पर, तो आप ज़रूर देख सकते हैं, फिर आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूँगा, इसके बारे में डिटेल आपको फिर से बनाऊँगा सेपरेट वीडियो। तो आप चलिए सेक्शन सी देखते हैं। अब इसमें क्या 5 क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, इसको हम ज़रूर देख लेते हैं क्योंकि ये इंटर से रिलेटेड कंपटीशन तक हर जगह आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, अलाउंस माने भत्ता ड्यू टू ए वाइफ, एक पत्नी के कारण फ्रॉम हर हस्बैंड, उसके पति से जो दिया जाता है, ऑन सेपरेशन माने अलगाव होने पर। तो यानी कि ये कि पति के द्वारा जो पत्नी से अलग हो जाता है, कभी कभी उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है, तो उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे तलाक वगैरह हो जाता है तो पत्नी को देना पड़ता है, कोर्ट जब कह देती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पति के द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता, तो उसके निर्वाह के लिए, तो उसको हम कहते हैं एलिमोनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमोनी माने होता है एलिमोनी, पति के द्वारा दी गई रकम। तो ये चीज़ आपको इसका आंसर है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ये मुहावरा जो है इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है तुरंत, तो इमीडिएटली इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ एलाउ, एलाउ में इसका पर्यायवाची क्या होगा, एलाउ माने आदेश, तो परमिट माने आदेश। अगले डी वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बता देना है। तो देखिए 4 वाक्य पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। माई फादर डाइड सिंस लास्ट थर्सडे, ये गलत है, क्यों, क्योंकि सिंस के पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, पास्ट वाला बाद वाला पास्ट इंडिफरेंट में होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडिफरेंट हो गया, तो इसलिए गलत है। मैं कार्ड भी बता दे रहा हूँ, रूल्स भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा, माई फादर हैज़ बीन डेड, मेरे पिताजी मर गए हैं सिंस लास्ट संडे, सिंस ये कंजक्शन है लास्ट थर्सडे, पिछले बृहस्पतिवार से, ठीक है। तो सॉरी ये तो मतलब कि कंजक्शन नहीं है, इस सिंस के बाद क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब रहता है तब सिंस कंजक्शन होता है। और एक बात ये भी जान लीजिए, सिंस ऑफ फार का प्रयोग कहाँ होता है, या तो परफेक्ट टेंस में होता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक। तो पहला वाला क्या है, लास्ट आता है तो क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। तो अगर इधर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो लास्ट के बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड तो है नहीं। तो मेरे पिताजी पिछले थर्सडे माने पिछले बृहस्पतिवार से मरे, तो ऐसा बात नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में मतलब कि सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। ये डाइड सेकंड फॉर्म है, बल्कि सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है लास्ट का प्रयोग नहीं होता है, सॉरी हाँ लास्ट का प्रयोग तो होता है लेकिन सिंस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। सिंस का प्रयोग गलत हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि सिंस का प्रयोग केवल परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, इतना जान लीजिए आप सोचते होंगे कि केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बात गलत है, उसमें तो होता ही है लेकिन परफेक्ट टेंस में भी होता है, ठीक है।
तो इसलिए ये पहला तो गलत है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो सेंस नहीं लग सकता, पास्ट टेंस में सेंस नहीं लग सकता, गलत है, ये हो नहीं सकता। करेक्ट आपको बताना है। दूसरा वाक्य है माई फादर हैज़ बीन डेड, मेरे पिताजी मर गए हैं, सिंस लास्ट थर्सडे, पिछले बृहस्पतिवार से ही मर गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, पिछले बृहस्पतिवार से मर गए हैं। परफेक्ट टेंस है तो हैज़ बीन के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है, परफेक्ट टेंस है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हैज़ बीन के साथ आईएनजी नहीं लगा, थर्ड लगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, बीमारी के द्वारा मरे या किसी के द्वारा बात लगे। तो डेड माने मृतक हो गए हैं। ठीक है, डेड आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो अगर एडजेक्टिव ठीक है और हैज़ के साथ बीन आया है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ये बीन जो है आपका, तो देखिए यहाँ डाइड नहीं है, डेड है, ये डेड जो है आपका एडजेक्टिव हो गया, हैज़ बीन हो गए हैं, डेड माने मृतक हो गए हैं, पिछले रविवार से ही मृतक हो गए हैं। तो यहाँ डेड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ जो है डेड जो है एडजेक्टिव काम कर रहा है, डेड माने मृतक होता है, जैसे डेड बॉडी मृत शरीर, तो बॉडी नाउन है। तो यहाँ बीन क्या है, बीन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो परफेक्ट टेंस हुआ। तो अब परफेक्ट टेंस में सेंस का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। पिछले ये लास्ट थर्सडे पिछले बृहस्पतिवार से, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके पहले सेंस लगता है, जैसे सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। ठीक है, जब तक इसके साथ 1 2 3 4 जैसे पिछले 2 रात से, 2 हफ्ते से, तो वो होता तो भले फार लगता, तो सेंस यहाँ सही है। तो दूसरा वाक्य बी वाला बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हैज़ के साथ ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी माने होना, हैज़ बीन माने हो चुके हैं, डेड माने मृतक हो चुके हैं, सिंस लास्ट थर्सडे पिछले बृहस्पतिवार से, आपका सिंस या फार वाला पोर्सन है, ये सही है, लास्ट वाले सेंस लगा है, तो ये आपका एकदम 100% सही है बी वाला। अब क्योंकि एक ही मतलब और भी देख लेते हैं, तो पहला गलत है, बी वाला सही है। ही आर्डर्ड फॉर माई प्रपोजल, तो ये देखिए आर्डर के साथ फार नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ क्या है, आर्डर्ड वर्ब है, वर्ब आता है तो उसके बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फार या टू नहीं लगाते हैं, तो ये गलत है, पहला गलत है। तीसरा गलत, ही डज नॉट ओबे टू माई वर्ड्स, ओबे के साथ भी देखिए यहाँ वर्ब है, तो वर्ब के बाद टू नहीं लगेगा, ओबे माई वर्ड्स डायरेक्ट होगा, जैसे ओबे माई ऑर्डर। ठीक है, और यूज टू डू ओबे और पेरेंट्स, तो ओबे के साथ भी टू नहीं लगता, ये भी गलत है। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, डी वाला गलत है, तो बचा क्या, बी वाला एकदम सही है। तो आपको इस तरह से अगर सही ना पकड़ पाए तो ये जानिए कौन सा गलत है, गलत को निकाल दिए, जो बचेगा वैसे ही है, तो आपको बी वाला केवल सही है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, करें ए बी दोनों सही है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत ही है, तो ए बी तो हो नहीं सकता। ओनली बी, केवल बी सही है, तो हाँ एकदम बी सही है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तीनों तो सही है नहीं, डी वाला तो सही है ही नहीं, वो बी के साथ टू लग गया है, तो इस तरह से आपका 100% सही हो गया बी। आई होप समझ में आ गया होगा, इसी तरह से आपको समझना है, गलती को पकड़ना है। ओनली बी, ठीक है, ओनली बी आर करेक्ट, ये आप सब आपको सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सी वाला, एंटोनिम्स ऑफ गैदर। गैदर में से इकट्ठा करना, इसका एंटोनिम्स मैंने बिलोम बता देना। तो स्कैटर माने बिखेर देना, इकट्ठा ना करना, तो क्या होता है, बिखरना होता है। कि वहीं टुगेदर माने इकट्ठा एक साथ होता है, अदर माने दूसरा, बोदर माने परेशान करना, तो ये आपका स्कैटर आपका सही आंसर हो जाएगा गैदर का एंटोनिम्स। अब चलिए डायरेक्ट देख लेते हैं हम। ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में खुश नहीं हो सकते, इस ज़िंदगी में खुश नहीं सकते। अब देखिए यहाँ क्या है कि सेड पास्ट टेंस है, तो दैट लगाएंगे। वी का क्या हो जाएगा, दे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट इन दैट लाइफ। बस फुल स्टॉप खत्म कर देंगे, हम फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्ट काम आएंगे। तो ही सेड दैट दे कुड नॉट बी हैप्पी इन दैट लाइफ, हम ये कहेंगे उसने कहा कि वे उस जीवन में खुश नहीं हो सकते थे, वैसे ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते थे। जैसे कहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी इस समय आज जी रहे हैं कि इसमें खुश नहीं, तो इस तरह से बात। अगला है ही सेड आई विल कम हियर, तो यहाँ भी दैट हो जाएगा, ही सेड दैट। आई का हो जाएगा ही के अनुसार ही, बिल का क्या हो जाएगा, वुड। कम हियर माने यहाँ हो, तो इसका हो जाएगा गो देयर, कम का गो हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, निकटता सूचक शब्द। तो इस तरह से ये आपका इनडायरेक्ट है। देखिए चेंज एक एनीवन, कोई एक ही करना था, लेकिन मैं दोनों बता दिए, पेपर में आपको एक ही करना है, जो भी आपको करेक्ट 100% कॉन्फिडेंस हो, हाँ एकदम सही आ रहा है। देखिए आगे आपको यहाँ भी एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ, ये आपका सिंथेसिस से आया है। ही गेव देम हिज एडवाइस, वह उन्हें अपनी सलाह दिया। ही हेल्प देम लिबरली, वह उनकी उदारतापूर्वक मदद की। तो इसमें यह हो जाएगा बिसाइड्स से बनेगा, बिसाइड्स, बी इज यस आई डी, बिसाइड्स ही गेव हट जाएगा, बिसाइड्स ही गेव का हो जाएगा गिविंग, जीरन में बदल देंगे। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कामा ही हेल्प्ड देम लिबरली, ऐसे हो जाएगा। उन्हें सलाह देने के साथ साथ वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता भी किया। तो बिसाइड्स से लगेगा, क्योंकि एक काम के साथ दूसरा काम भी किया जाता है, तो बिसाइड्स लगता है।
और जीरन में बदल जाता है, गेव का गिविंग हो जाएगा। आगे है ही आई एम सर्टन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको एक ही करना चाहिए, इसको पर दी इसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। आई एम सर्टन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, ये सिंपल सेंटेंस, इसको डिटेल करके कॉम्प्लेक्स बनाना। तो इसको ऐसे हो जाएगा, आई एम सर्टन के बाद आप दैट लगा दीजिए। आई एम सर्टन दैट, मैं निश्चित हूँ कि, आई कर दीजिए, उसके बाद शैल गिव कर दीजिए। आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मैं निश्चित हूँ या मुझे विश्वास है कि मैं आपको संतुष्टि दे दूंगा। आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, बस ये चीज़ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब यहाँ आगे है पैसिव वॉइस है, समन द फायर ब्रिगेड, तो इसको आप लेट से बना देंगे, लेट, उसके बाद द फायर ब्रिगेड, ब्रिगेड माने होता, फायर ब्रिगेड माने से दमकल होता है, कहीं आग लग जाती है तो आती है बुझाने ना, वही लेट द फायर ब्रिगेड। उसके बाद आपको कर देना है, ये ऑब्जेक्ट है, करने के बाद बी, समन का थर्ड फॉर्म आप कर देंगे समन, SUMMON जोड़ दीजिए, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन, बस इस तरह से लेट हो जाएगा, फायर ब्रिगेड बुलाया जाना चाहिए। तो एक ही करना है दोनों में, लेकिन बता दे रहा हूँ, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ठीक है, तो नन मन बट मन होता, नन मन कोई नहीं, बट मन सिर्फ, कोई नहीं सिर्फ बहादुर लोग फेयर के योग्य होते हैं, मतलब अच्छाई के डिजर्व में नहीं योग्य होते हैं। अब यहाँ क्या होते हैं, नन बट हटा के हम कहते हैं ओनली, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो ग्रामर के एक रूल है कि अफर्मेटिव बनाना है तो नन बट हटा के ओनली कर देंगे, ओनली माने सिर्फ, कोई नहीं केवल बहादुर, मतलब क्या, सिर्फ बहादुर, तो नन बट हटा के हम ओनली कर देंगे, तो आपका वाक्य तो अफर्मेटिव हो जाएगा लेकिन अर्थ वही रहेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने का रूल, नन बट को हटा के हम ओनली कर देते हैं। आगे है आपका सिंटैक्स से है। ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं क्या करेक्शन, इसमें गलती क्या है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो कोई एक करेक्ट करना है, तो देखते हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो नॉलेज इज इवन मोर प्रेफरेबल दैन रिचेज, इसमें क्या गलती है, तो गलती ये है कि प्रेफरेबल के साथ जो है दैन नहीं लगता है, लगता क्या है, टू लगता है, तो ये गलती है। अब प्रेफरेबल और प्रेफर के पहले मोर भी नहीं लगता, क्योंकि ये कंपरेटिव डिग्री ऑलरेडी है, तो मोर या लगा कर कंपरेटिव नहीं बनाना पड़ता, तो मोर हटा दीजिए पहले और बाद में दैन हटा के टू कर दीजिए, वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज इज इवन प्रेफरेबल टू रिचेज, नॉलेज जो है धन से भी क्या है, प्रेफरेबल है, अधिक पसंद करनी होगी, क्योंकि ज्ञान रहेगा तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगला 2 years पास्ट सिंस माई फादर हैज़ डाइड, तो इसमें क्या गलती है, देखिए सिंस यहाँ कंजक्शन के रूप में लगेगा, क्योंकि सिंस के बाद यहाँ सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, तो ये क्लाज है आपका, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये कंजक्शन है, दो वाक्य जोड़ रहा। तो ग्रामर का रूल ये है कि सिंस अगर कंजक्शन रहता है तो इसके पहले वाला हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो इसलिए 2 years के बाद हैव लगेगा, यहाँ हैव पास्ट होगा, और बाद वाला हम पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं, तो यहाँ हैज हटा देंगे, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। 2 years हैव पास्ट सिंस माई फादर डाइड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 साल बीत गए हैं जब से मेरे पिताजी मरे, इसका अर्थ ही होगा। तो आगे देखते हैं, ई वाला देखते हैं, इसमें यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग्स क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, 2 जोड़े दिए गए, किसी एक जोड़े का मतलब 2 शब्द का जो है आप अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए ताकि इनका अर्थ क्लियर हो जाए। तो मैं बता दे रहा हूँ, दोनों बता दे रहा हूँ जानकारी के लिए, कोई एक आपको करना है। कोर्स माने क्या होता है, भद्दा, कोर्स माने क्या होता है, पाठ्यक्रम, तो आप कोर्स कोई भी मतलब वाक्य बना दीजिए कि जैसे ही बॉट एक कोर्स क्लॉथेज, वह एक भद्दा कपड़ा खरीद लिया। ठीक है, ये बॉट ए कोर्स क्लॉथेज। ठीक है, या योर शर्ट इज मेड ऑफ कोर्स क्लॉथेज, इस तरह से भी कह सकते हैं, आपका शर्ट जो है भद्दा कपड़े से बना है, अच्छा कपड़े से नहीं है। कोर्स माने पाठ्यक्रम, तो जैसे कहते हैं कि आई रिवाइज्ड माई कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा से पहले अपने कोर्स को दोहरा लिया, बात देखिए। डिफरेंस अगला के ऊपर अगर बात के बनाएंगे तो डिफरेंस माने क्या होता है, अंतर, दूसरा डिफरेंस माने सम्मान होता है। ठीक है, तो अंतर जो ऐसे कहते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के स्वभाव में क्या है, अंतर है, इस तरह से कह सकते हो। ठीक, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एसेज, इन दोनों निबंधों में अंतर है, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स, इन दोनों पत्रों में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है, इस तरह से कुछ भी वाक्य बना सकते हो। डिफरेंस माने क्या होता है, दूसरा डिफरेंस माने आदर होता है।
ऐसे भी कह सकते हैं, यू शुड पे डिफरेंस टू योर इल्डर्स, तुम्हें अपने इल्डर्स माने तो वृद्ध लोग, ELDERS, तुम्हें अपने वृद्ध लोगों के प्रति क्या आदर देना चाहिए। यू शुड पे डिफरेंस माने आदर देना, सम्मान देना। टू योर इल्डर्स कर दीजिए। यू शुड पे डिफरेंस टू योर पेरेंट्स, ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हें अपने माता पिता का को आदर देना चाहिए। इस तरह से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। यू शुड पे डिफरेंस टू योर टीचर्स। तो चलिए अब आपका जो है ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। छठवां वाक्य जो है क्वेश्चन है, जानवरों की दुनिया अजीब है। तो जानवरों की दुनिया माने होगा एनिमल्स वर्ल्ड, एनिमल्स वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, एनिमल्स वर्ल्ड इज़ स्ट्रेंज, ठीक है, STRANGE, ठीक है, ऐसे करना। द एनिमल्स, ENIMAL, यस, एनिमल्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देना, वर्ल्ड, ठीक है। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ स्ट्रेंज, जानवरों की दुनिया क्या है, अजीब है, क्योंकि वर्ल्ड एक भी वचन है तो इसलिए यस लगेगा। एनिमल्स एपोस्ट्रोफी, ठीक है, वर्ल्ड इज़ स्ट्रेंज। जहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं, इसकी अंग्रेजी हो गया वाइल सम एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, वाइल सम एनिमल्स, जहाँ कुछ जानवर आर आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, इस तरह से। वहाँ कुछ दुश्मन भी, ठीक है, वहाँ के लिए केवल कामा लगा देंगे। सम आर आल्सो आवर एनिमीज, ऐसे कहते हैं, वहाँ सम आर आल्सो आवर ENIMIES, एनिमीज हो जाएगा। बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, इसकी अंग्रेजी होगा, बाघ की अंग्रेजी टाइगर हो जाएगा, शेर लायन, टाइगर, ठीक है, टाइगर लायन, चीता का हो जाएगा लीपर्ड, LEOPARD, लीपर्ड माने होता है चीता, या पैंथर भी होता है PANTHER, लीपर्ड। वुल्फ, भेड़िया का जो होता है WOLF, वुल्फ माने भेड़िया होता है। एंड हाँ, हाइना, लकड़ बग्घा का क्या था, HYENA, हाइना। हाँ, भयानक जीव हैं, आर टेरिबल क्रीचर्स, भयानक की अंग्रेजी क्या होता है, टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल, क्रीचर्स, CREATURES, टेरिबल क्रीचर्स। उसके बाद आगे देखते हैं, शाही भी खतरनाक जानवर है। तो शाही का अंग्रेजी होता है पार्क्यूपाइन, यहाँ दिया भी गया है। पार्क्यूपाइन इज आल्सो डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवर का अंग्रेजी क्या होगा, डेंजरस एनिमल, DANGEROUS, डेंजरस एनिमल। आगे आपका है, पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े पालतू जानवर हैं। पर का अंग्रेजी होगा बट, कुत्ते का अंग्रेजी डॉग्स, कैट्स, गाय के काउज, बैल का बुल्स हो जाएगा या ऑक्सन भी कह सकते हो, भेड़ का सीप हो जाएगा, गोट्स हो जाएगा बकरी का, क्योंकि सीप में यस नहीं जोड़ा जाता बहुवचन बनाने के लिए, इसलिए सीप ही रहेंगे, गोट्स कह देंगे। एंड हॉर्सेज आर पेट एनिमल्स, ठीक है, पालतू जानवर, पेट एनिमल्स कह दो या पेट सी कह देंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेक्शन डी देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया इस पर नज़र डाल लेते हैं। 2 मिनट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आया है। लिटरेचर में देखिए, पहला क्वेश्चन आया है आपका प्रोज से, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन करना होगा, दोनों में ऑप्शन रहेगा, 2 रहेगा, एक करना होगा। पहला, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। जब फ्रांस जो है व्हाट वाज, क्या एक्सपेक्ट आशा किया था, तो प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे, उस महत्वपूर्ण दिन जो है जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जब वो तैयार हुआ था तो क्या आशा किया था जब जर्मनी वाले जो है फ्रांस पर आक्रमण किए थे। या फिर व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, फुटवियर माने तो चप्पल, वही पैर में पहनने वाली चीज़ें। तो क्या व्याख्या देता है लेखक लोस्ट स्प्रिंग में, जब बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए क्या व्याख्या देता है जब वो चप्पल नहीं पहने हुए थे। कोई एक क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। लौह व्यापारी क्यों फेरी वाले को दयालुतापूर्वक कहता है और क्यों दयालुतापूर्वक बात कर कहता है, एंड इन्वाइट हिम होम, और घर आने के लिए कहता है।
पेडलर माने वही विक्रेता या फेरी लगाने वाला। ये क्वेश्चन है, हाँ इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, वैसे ऑप्शन देना चाहिए था, इस वाले नहीं दिया है, पहले वाले में दिया ऑप्शन, दूसरे वाले में नहीं दिया, तो 3 में कोई 2 करना था आपको। अगला लास्ट ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 है, 1 करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। विक्रेता जो है फेरी वाला या विक्रेता, पेडलर उसको कहते हैं, अंत में किस तरह से अपने वेज रास्ते को बदलने के लिए क्यों मजबूर हो गया। मेड माने बना दिया मजबूर, मतलब बदलने के लिए क्या बना दिया, मतलब वो क्यों मजबूर हो गया। मेड माने मजबूर होना भी होता है। या फिर हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसान, पीजेंट्स माने किसानों की प्लाइट माने दुर्दशा या दशा को कैसे बदल दिया। इन दोनों में से कोई एक करना है। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका पोएट्री से आया है, तो 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा। स्टैंजा से आपको छांट के लिखना है। तो ये स्टैंजा है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड टू आवर रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रीम पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस स्प्रिंग। तो ये आपका जो है कीपिंग क्वाइट्स जो है, तो उसी से आपको आया है, तो इससे आपको छांट के लिखना है, इसी में से आंसर। तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूँ स्टैंजा बेस्ड, आप वहाँ देख लीजिए, या फिर आगे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की फिर से आपको वीडियो मिलेगी। आपको यहाँ 3 सेंट्रल आइडिया दिया गया है, जिनमें से किसी एक का लिखना था, जिसमें से पहले वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, इसको जरूर आप याद कर लेना। ठीक है, माई मदर एट 66, रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर टाइगर्स, इन तीनों में से कोई एक लिखना था आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी हम, लास्ट क्या 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सप्लीमेंट्री से 2 शॉर्ट करना होगा, 8 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 2 दिया है, दोनों में आप आर करके दिया है। पहला है, व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। टाइगर किंग से मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा। या फिर हाउ डू जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने के लिए जो है भौगोलिक घटना क्या कैसे सहायता करती है। इनमें से कोई एक लिखना है। या फिर हाउ हु इज़ द एनिमी ऑफ होम इन एनिमी वाई। एनिमी पार्ट में जो है कौन किसका दुश्मन है, वाई क्यों है। या फिर व्हाट इज दैट ड्रा डेरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वह क्या है जो डेरी को खींच लाता है टुवार्ड्स मिस्टर लैम की ओर, इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के बावजूद। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड में लिखना है। ये सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक लिखना है, इस पर आपको मिलेंगे 7 नंबर। पहला क्वेश्चन, हाउ डज महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। महाराजा ने 100वें टाइगर को मारने के लिए, 100वें बाघ को मारने के लिए कैसे स्वयं को तैयार किया। या फिर डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिटकालाज एक्सपीरियंसेज व्हाइल गेटिंग ए हेयर कट। जिटकाला के अनुभव का संक्षेप में वर्णन करो व्हाइल गेटिंग ए हेयर कट, बाल को कटवाने के समय। ठीक है, जब उसका बाल काटा जा रहा था तो उसके समय उसका अनुभव क्या था, उसको वर्णन करो। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन पेपर आपको, और इसके आंसर भी जो मैं बताया, तो आप इसके बारे में और डिटेल वीडियो आपको लास्ट में मिलेगी। और इसके बाद मैं अगला सेट आपको सॉल्व करूँगा, जो भी सेट आए हैं सारे क्वेश्चन सेट को मैं सॉल्व करूँगा। तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर आप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।